गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन। क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज सदिश और अदिश का ना पूरे का टेंशन खत्म कर दो मेरे भाई। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप इस क्लास को कर लीजिएगा ना तो आप पूरे अदिश और सदिश से जितना भी सवाल आएगा ना, चाहे वो न्यूमेरिकल टाइप सवाल हो, चाहे वो थ्योरिकल सवाल हो, A to Z चीजों की हम बातें करने वाले हैं सर, और वो भी एकदम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। ठीक है सर, तो देखो इस क्लास को लेकर के ना बड़ा एक्साइटेड हो, ठीक है। और ये क्लास आपको तब मजा आएगा, ये क्लास के बारे में आप तब समझ पाइएगा जब आप इस क्लास को पूरा कर लीजिएगा। एक बार आंख बंद करके सर इस क्लास को आप पूरे कर लीजिएगा। मास्टर आंख बंद करके कैसे क्लास को करेंगे? मैंने आंख बंद करके, मेरा कहने का सेंस है सर कि अपने मोबाइल को मैसेज को बंद कर दो, ठीक है, और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इस क्लास को कर लो। इसके बाद पूरे का पूरे सदिश और अदिश का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, चाहे वो एडिशन ऑफ वेक्टर हो, चाहे वो आपको कुछ भी हो सर, वो सब कुछ के ऊपर हम बातें करने वाले हैं। ये आपका वन शॉट क्लास है, ठीक है, यानी एक ही क्लास में आपकी पूरे का पूरे सदिश और अदिश का हम कर देंगे खत्म। ठीक है, आओ आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई। पता है क्या दिखाई दे रहा होगा? देखो सर, मैं तो आपको कहूंगा ना कि ये क्लास के लिए ना सर आपको दबा के लाइक करना होगा, दबा के शेयर करना होगा और दबा के सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि सर इस क्लास को लाने ना मेरे भाई बड़ी मेहनत लगा मेरे को। हाँ, ये मेरा मेहनत आप कब पकड़ पाइएगा? जब आप इस क्लास को पूरा कर लीजिएगा। जब आप इस क्लास को पूरा कर लीजिएगा और जब आप मॉडल सेट बनाइएगा, क्वेश्चन बैंक बनाइएगा और वेक्टर का सवाल आपसे आएगा अदिश और सदिश का, तो आपसे एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। तब आपको पता चलेगा कि नहीं, रियलिटी में इस क्लास का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, सीधे आपके दिल और दिमाग में निचोड़ देंगे। ठीक है सर, आप देखो हम बात करने वाले हैं सदिश और अदिश राशियां। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 2 है मेरे भाई, अरिहंत बुक से। हम सारे का सारे सवाल आपको अरिहंत बुक से लाता हूं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहली बात है ना सर, कहता है ना कि सदिश और अदिश को जानना है। ये सदिश और अदिश एक्चुअली है क्या? तो ये सदिश और अदिश जो है ना सर, वो भौतिक राशियां का प्रकार है। ठीक है, तो एकदम सब कुछ हम बातें करने वाले, ऐसा नहीं कि खाली वही करेंगे, नहीं मेरे भाई। आओ देखो, सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या है सर? सबसे पहले हमको समझना भौतिक राशि को। किसको समझना है? भौतिक राशि को। और थोड़ा सा मेरा अनुरोध है आपसे, रिक्वेस्ट है, स्पेशल वाला रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी उनका मैसेज को ना भी बंद कर दो, उनका नोटिफिकेशन को बंद कर दो। उनका मत तो समझ गया होगा तुम लोग, ठीक है, वरना उधर से आएगा है तो तुम लोग उन्हें से चल जाओगे बाय हमको बोल करके। मेरे को पता है ना, इसलिए से शिद्दत से पढ़ लो नए चैप्टर। आओ, कहता है क्या सर कि भौतिक राशियां बोले तो फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आना हमसे सबसे पहले हमें यह समझना कि भौतिक राशियां है क्या। भौतिक राशियां कहता है अपने आप में मेजरमेंट। दुनिया का कोई भी चीज जिसको हम नापते हैं वो सारा का सारा भौतिक राशियां है। हमने क्या बोला कि दुनिया का कोई भी चीज जिसको हम नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, वो सारे का सारे हमारा क्या है? भौतिक राशियां हैं। अब आप कहिएगा सर क्या हमारा मीटर क्या है? तो मीटर हमारा भौतिक राशियां में आता है, ठीक है, क्योंकि भौतिक राशियां आगे जाकर के बहुत टाइप में बढ़ जाता है। ठीक है, आओ तुम कहेगा सर जी कि लव क्या है? मेरे भाई लव भौतिक राशियां नहीं है, क्योंकि ये फील करने की चीज होती है। ऐसा नहीं कि तू कहेगा रे मास्टर एकरो बोलना, तो ये ना हुई। ठीक है, चलो आना, तो कहता है क्या सर कि वह राशियां, क्या बोलता है? वह राशि जिसका मापन किया जा सके, वह राशि जिसका मापन मतलब जिसको हम लोग माप सकते हैं, तो वह राशि जिसका मापन किया जा सके वह भौतिक राशि कहलाती है। इतना सही और सटीक डिफिनेशन कहीं मिलेगा रे जो सीधे तेरे दिल में जाएगा ना? बिल्कुल जाएगा मेरे भाई, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आओ सर, देखो सर ये हमारा रिकॉर्डेड क्लासेस रहता है, आपको पता है, ठीक है। इसके लिए ना सर आप लोग लाइव समझ करके इस क्लास को पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब मन होगा तब देखेगा, नहीं, जब मन होगा तब तो देखबे करेंगे, लेकिन जब आपको हम 6 PM में शाम को आते हैं प्रीमियर लेकर के, और सुबह को आपको 10 बजे हम लेकर के आते हैं प्रीमियर, तो दोनों क्लासेस में ज्वाइन होने की कोशिश कीजिए, ठीक है सर, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन बनल रहे, तब ना आपके लिए
और तागड़ा से मेहनत करूंगा। ठीक है, आओ, कहता है भौतिक राशियां क्या है, तो वह राशि जिसका मापन किया जा सके वह भौतिक राशि कहलाती है। दुनिया का कोई भी राशि जिसे हम माप सकते हैं वो सारे का सारे क्या कहलाता है, भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, आओ, जैसे ऊंचाई, तापमान, ये सब मेजर करने का चीज है ना, ऊंचाई नापने का चीज है, तापमान डिग्री सेल्सियस में देखने का चीज है, तो ये सब सारा का सारा हमारा क्या, भौतिक राशियां हैं। अब हमारा मेन मकसद जो है सर, अब हम इसके ऊपर हम बातें करने वाले हैं। ठीक है, देखो मेरा मेन ये है सर। ठीक है, कहता है भौतिक राशि का वर्गीकरण, मतलब भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक राशि का वर्गीकरण ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आओ देखो, सबसे पहली बात है सर कि भौतिक राशि जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, पहला एक दिशा और परिणाम, ठीक है, दूसरा मापन और मात्रक के आधार पर। तो मेरे भाई ये मापन और मात्रक के आधार पर हम लोग को भी पढ़ना नहीं है, हम लोग को पढ़ना है सदिश और अदिश राशि। ठीक है, इसलिए ये मापन और मात्रक हम लोग को नहीं पढ़ना है अभी, हम लोग को पढ़ना है ओनली फॉर दिशा और परिणाम, यानी क्या, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डायरेक्शन एंड क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक है, आ जाना, हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ना। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी दिशा और परिणाम के बारे में हमको पढ़ना। ठीक है, भौतिक राशियां जो है वो दो तरह का वर्गीकरण करता है। ठीक है, भौतिक राशियां का वर्गीकरण जो है वो दो भागों में होता है, पहला क्या होता है कि दिशा और परिणाम, दूसरा क्या होता है मापन और मात्रक। तो इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं, दिशा और परिणाम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आओ, अब आपका जो है ना सर, अब जो आपका है ना वो सिलेबस स्टार्ट हो गया, अब आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया मेरे भाई, वहां तक आपका इंट्रोडक्शन बेसिक था। ठीक है, अब आपका चैप्टर की शुरुआत हो गई। ठीक है, कर दो नया गाज, मचा दो ना हुकार। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे पास पढ़ना एनर्जेटिक में रहना। ठीक है, ऐसा नहीं कि बल का अच्छा मतलब होता है, हम अच्छे नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, मेरा कहना है कि जब तक सिलेक्शन आपकी कदम में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं मेरे भाई। ठीक है, आओ, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक हो, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक हो, हर किसी के सिलेबस में ये सब चीज़ें हैं। आओ, कहता है देखो, सबसे पहला हमको क्या पढ़ना है, दिशा और परिणाम के आधार पे पढ़ना। ठीक है, क्योंकि हमको मापक और मात्रक पढ़ना ही नहीं था। आओ, दिशा और परिणाम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, दिशा और परिणाम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, परिमाण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, अदिश राशियां। ठीक है, पहला क्या होता है, अदिश राशियां, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, पहला क्या होता है, अदिश राशि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अदिश राशियां किसे कहते हैं, कहता है ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ऐसी भौतिक राशियां जिसको दिखाने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला है, हमने बोला आपको मेरे भाई कि वैसी भौतिक राशियां, बोलना मेरे साथ, ना बोलोगे शादी हो ना होगा। हाँ, हमने बोला वैसी भौतिक राशियां जिसको दिखाने के लिए, जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की आवश्यकता होती है, वैसी राशियां को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। हमने यही लिखा है कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वह भौतिक अदिश राशियां कहलाती है। देखो, अदिश राशियां अब कैसे समझना कि अदिश राशियां कौन कौन है। जैसे देखो, दूरी में केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। कहोगे कैसे मेरे भाई, देखो ये चाल में केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, दिशा की नहीं, क्योंकि चाल जो होता है वो दिशा पर निर्भर नहीं करता है। तो जन्ने नचाने का मन है उन्हें नचाओ ना, लेकिन स्पीड बढ़ेगा चाहे घटेगा। अब यहाँ पे द्रव्यमान देखिएगा। अच्छा, द्रव्यमान जो होता है वो द्रव्यमान का कोई फिक्स चीज होता है, नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, इसका मतलब ये सब क्या है, अदिश है। ठीक है, आ जाना, आयतन और यहाँ पे समय जैसे के तैसे, ये सब के लिए सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो परिमाण की आवश्यकता होता है, ना कि दिशा की आवश्यकता होता है। ठीक है, ये सब नॉर्मल चीजें मेरे भाई, ये सब 8वां में पढ़ने का था। ठीक है, ये सब पे हम पूरा बेसिक से चर्चा ना करेंगे, क्योंकि बेसिक से चर्चा करेंगे तो पता है क्या चलेगा पता चलेगा कि अभी हम बैक्टीरिया पढ़ा रहे हैं और तब तक इन्हें एग्जाम का डेट तो दे दिया फिर खेले खत्म हो जाएगा। ठीक है, खेला ना तो खेले देम, ना तो खेले में बिगाड़ देम। ठीक है, आओ,
अगला कहता है सदिश राशि मेरे भाई। सदिश राशि बोले तो वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज बोले मेरे भाई तो इसमें जो होता है सदिश राशि में जो होता है वो परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होता है। हमने क्या बोला कि इसमें जो होता है वैसी राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों फिक्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहलाती है। अब मेरी बात को सुनना, हमने क्या बोला कि वैसी भौतिक राशियां, बोलना मेरे साथ एक बार, जहां पे बैठे हो वहीं से बोलो ना रे, तो अब ना मम्मी पापा भी सुनेंगे तो लगेगा कि ना सही डायरेक्शन में बच्चा मेरा जा रहा है। ठीक है, वरना पता है क्या वो सब नहीं। आओ, हमने क्या बोला, हमने बोला मेरे भाई कि भौतिक राशियां हमारा दो प्रकार से होता है। हमारा एक पहले दिशा और परिणाम के आधार पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग को मात्रक और मापक के अनुसार से हम लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है, दिशा और परिणाम के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहला होता है सदिश राशियां, दूसरा होता है अदिश राशियां। अदिश राशियां उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की आवश्यकता होती है। सदिश राशियां उसे कहते हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों फिक्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। यानी साफ शब्दों में हमने लिख दिया है मेरे भाई कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। जैसे में बल, विस्थापन, वेग, संवेग, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता आदि। सर थोड़ा थोड़ा बताइए ना, कैसे समझेंगे कि वो सदिश है, कैसे समझेंगे कि वो अदिश है। देखो ऐसे समझाता हूं, आओ इधर। हो अल्लाह आओ देखो, हमने आपको क्या बोला है सर कि यहां पे कोई बिंदु ए है, यहां से हमने इधर गया 10 किलोमीटर। ठीक है, ए पॉइंट से हमने कहां से, ए पॉइंट से हमने इधर बी की ओर गया, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कोई लाइट है छोड़ने वाला, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब देखना, हमने ए से बी की ओर गया 10 किलोमीटर, हमने बी से सी की ओर गया 10 किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। हमने आपसे पूछा कि दूरी बता दो। जब दूरी पूछेगा ना रे, दूरी पूछेगा ना तो कुछ नहीं, आंख मूंद के पूरा तुरा जोड़ना पड़ेगा। इसमें दिशा नहीं होता है, दूरी में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, मतलब सिर्फ रिजल्ट होता है। तो दूरी 10 और 10 टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 20। लेकिन अगर हम आपसे पूछ देंगे कि इसमें जरा विस्थापन बता दो, तो अभी जस्ट हमने आपको बताया है मेरे भाई कि विस्थापन जो होता है वो सदिश होता है, और सदिश अपने आप में कहता है कि विस्थापन जो होता है वो सदिश होता है, तो सदिश अपने आप में कहता है कि इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी फिक्स होते हैं, दिशा के साथ साथ परिणाम। एक मतलब कि हमें बी से सी का दूरी पता करना होगा, तो इसमें दिशा भी अलग होगा, परिणाम भी डिपेंड करता है। इसका मतलब हमारा जो ये बीसी होगा, ये बीसी हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। हम लोग पढ़े भी हैं कि विस्थापन का हमारा जो परिभाषा होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गया। अब कहिएगा गुरुजी थोड़ा सा एगो नोट कर ले, एगो नोट कर लो ना, एगो नोट पॉइंट में लिख लो, लगभग लिख लो, लिख लो नोट करके पॉइंट नीचे लिख लो। जिस राशियां में वाय या बा हो, जिस राशियां में, जिस भौतिक राशियां में वाय या बा हो, जिस भौतिक राशियां में वाय या बा हो, वो लगभग राशि सदिश होते हैं। हमने क्या बोला, जिस भौतिक राशियां में वाय या बा हो वो लगभग राशि सदिश होते हैं। हमने क्या बोला, देखो कोई भी भौतिक राशियां हो, लगभग भौतिक राशियां, हमने सभी भौतिक राशियां का नाम नहीं लिया, हमने बोला लगभग भौतिक राशियां। जैसे अगर मैं आपको बोलूं विद्युत, आपको अगर मैं बोलूं बल, तो बल में देखो बा लगा हुआ है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, सदिश राशि हो गया, इसलिए ना ये हमारा सदिश राशि हो गया। अगर मैं आपको बोलूं सर त्वरण, देखो त्वरण में आपको वा लगा हुआ है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। तो ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है मेरे भाई, ये सब कोई नहीं पढ़ाएगा। देखो ना, हमने आपको क्या बोला है कि वैसी भौतिक राशियां जिसमें वा या बा हो, देखो बल है तो इसमें भी बा है,
विस्थापन है, देखो तो विस्थापन में भी वाल लगा हुआ इसलिए हमारा ये सदिश हो गया। वेग में भी वाल लगा हुआ इसलिए हमारा सदिश हो गया। समवेग में भी वाल लगा हुआ इसलिए हमारा सदिश हो गया। कोणीय वेग में भी वाल लगा हुआ सदिश हो गया। विद्युत तीव्रता में भी वाल लगा हुआ सदिश हो गया। आ जाना। चुंबकीय में वाल लगा हुआ या बाल लगा हुआ सदिश हो गया। और अदिश में देख लोगे, देखो वा और बा नहीं रहेगा। देखो दूरी में वा या बा है, नहीं है, इसका मतलब अदिश राशि है। चाल में वा या बा है, नहीं है, इसका मतलब अदिश राशि है। द्रव्यमान में देखो आधा वा है, पूरा वा नहीं है, आधा वा है। और हमने बोला कि वा या बा मतलब पूरा वा और पूरा बा रहेगा तब होगा सदिश। अब पूरा बा और पूरा वा नहीं रहेगा तो वो सदिश नहीं होगा। इसमें है, देखो किसी में नहीं, इसलिए हमारा ये सब अदिश हो गया। अब मैं आपको लेकर के आया हूं सर मेन पॉइंट पे। अब आपका न्यूमेरिकल यहीं से शुरू हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट को, शून्य सदिश को आप लोग नहीं पढ़े होंगे क्योंकि ये सब 9th में पढ़ने का नहीं होता, ठीक है। तो यहां से सर मेरे भाई, यहां से पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और एक बार शिद्दत से सभी के पास शेयर कर दो। जितने भी आपके दोस्त हैं, साथी हैं, भाई हैं, बहन हैं, सबके पास मचा दो हुंकार। क्योंकि सर दुनिया में सबसे अगर योद्धा अगर कुछ होता है सर, तो अगर आपको ज़िंदगी में अगर सफल बनना चाहे कोई भी फील्ड हो तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है सर। क्योंकि इंसान जो होता है वो पैसे से गरीब नहीं होता है मेरे भाई, इंसान जो होता है वो शिक्षे से गरीब होते हैं। क्योंकि जिस इंसान के पास शिक्षा नहीं है वो इंसान बिल्कुल ही गरीब है मेरे भाई। और जिस इंसान के पास पैसा बहुत है और उसके पास शिक्षे नहीं है तो वो पैसा को इस्तेमाल कैसे करेगा, उसको पता कहाँ से चलेगा। इसलिए मेरे भाई इस बात को समझ लेना कि इंसान के पास शिक्षा होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सब नौकरी के लिए पढ़ता है जरूरी नहीं है, ठीक है। आओ आहा सर थोड़ी सी आजकल जो होता है ना वो क्लासेस ज़्यादा मेरा होने लगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ना गला ना खराब होने लगा, ठीक है। बट गला को खराब होने नहीं देंगे मेरे भाई। हाँ आना, हमने क्या बोला है, शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है मेरी बात को समझना। कहता है ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। हमने बोला वैसा सदिश जिसका परिणाम शून्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य सदिश। इसकी दिशा अनिश्चित होती है, ये भी नोट कर लो। शून्य सदिश का इसकी दिशा अनिश्चित होती है। हमने क्या बोला है कि शून्य सदिश का जो दिशा होता है वो फिक्स नहीं होता है। हमने क्या बोला कि शून्य सदिश का जो दिशा होता है वो फिक्स नहीं होता है, इसका दिशा जो होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है। एक बात और गौर करना, इसे जीरो सदिश मतलब होता है, देखो सर सदिश को हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जीरो वेक्टर, इसे जीरो वेक्टर से सूचित किया जाता है। हमने क्या बोला है कि इसे जो है वो जीरो वेक्टर से सूचित किया जाता है, मतलब जीरो सदिश से सूचित किया जाता है। यहाँ पे समझना मेरे भाई थोड़ी इस बात को कि ये वेक्टर जो है सर हमारा सदिश को दिखा रहा है, ये शून्य जो है वो हमारा जीरो सदिश को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, अगर कोई ए वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। वेक्टर मतलब सदिश और सदिश मतलब दिशा। हमने क्या बोला, वेक्टर मतलब सदिश और सदिश का मतलब दिशा आओ देखो, ये हमारा ए वेक्टर है। अगर ए वेक्टर में शून्य वेक्टर को अगर गुना करेंगे तो भी हमारा रिजल्टेंट वैल्यू जीरो वेक्टर होगा। हमने क्या बोला, अगर ए वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो भी हमारा आंसर, सॉरी, ए वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तब तो हमारा ए वेक्टर में अपोजिट डायरेक्शन माइनस ए वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट जीरो वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि माइनस गुने प्लस, तो ये देखो माइनस गुने प्लस तो हो जाएगा माइनस, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर, ठीक है। आ जाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट नहीं ना है। अगर ए वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमारा ए ही वेक्टर होगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा, जीरो ऐसे केस में होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट नहीं ना है। हमने क्या बोला, हमने सबसे पहले आपको बोला है कि शून्य सदिश का जो दिशा होता है वो निश्चित नहीं होता है। शून्य सदिश जगह कोई इज्जते नहीं, हाँ, तो शून्य सदिश का दिशा नहीं होता है। हमने दूसरा बात क्या बोला है,
कि ऐसा सदिश जिसका परिणाम शून्य हो वह शून्य सदिश कहलाता है। उसे जीरो सदिश से सूचित किया जाता है। शून्य वेक्टर में ए वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर को गुना कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू जीरो वेक्टर होगा। अगर ए वेक्टर में माइनस ए वेक्टर को जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू जीरो वेक्टर होगा। अगर ए वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर को ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू ए वेक्टर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या नहीं ना है मेरे भाई। अब आना, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एकांक सदिश। क्या पढ़ते हैं? एकांक सदिश। अब देखो हमने अभी आपको क्या पढ़ाया, हमने पढ़ाया है कि अगर कोई ए वेक्टर हो, इसमें जीरो वेक्टर को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू जीरो वेक्टर होगा। अगर ए वेक्टर है कोई, इसका अपोजिट वेक्टर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू जीरो हो जाएगा। हमने बोला है ना, अगर ए वेक्टर है इसका अपोजिट वैल्यू को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू जीरो वेक्टर होगा। अगर ए वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू ए वेक्टर होगा। एस या नो? यहाँ तक ये सब चीज़ हमने भी पढ़ाया। अब दूसरा है एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश बोले तो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर वो होता है जिन सदिश का परिणाम एक हो, उसे कहते हैं एकांक सदिश। हमने क्या बोला है? जिन सदिश का परिमाण मतलब रिजल्ट एक हो उसे क्या कहते हैं? एकांक सदिश कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा सर कि सपोजेड मान लो पी कोई वेक्टर है, अगर इसका रिजल्टेंट वैल्यू एक हो गया तो कहानी खत्म। जैसे ऐसे इसको समझो, तुमको हम समझा देते हैं, ठीक है। ये आपको 11th में पढ़ने का है, ठीक है, 11th में पढ़ने का है, ठीक है। आ जाना, देखो ये आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, ये हमारा के वेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये आई वेक्टर का रिजल्टेंट वैल्यू एक होगा, ये जे वेक्टर का रिजल्टेंट वैल्यू एक होगा, ये के वेक्टर का रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा? एक होगा, ठीक है। ये सब सारा का सारा हमारा क्या है सर? एकांक सदिश है, ठीक है। एकांक सदिश को पहचानने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं ना है सर। ये आप 11th के फिजिक्स में आप पढ़िएगा, ठीक है। 11th के फिजिक्स में भी पढ़ने का है और आपको मैथ में भी पढ़ने का है, ठीक है। ये 12th में भी पढ़ने का है और 11th में भी पढ़ने का है, ठीक है। हमने आपको क्या बोला है कि एकांक सदिश बोले तो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बोले तो जिनका परिणामी सदिश एक हो। हमने क्या बोला? एकांक सदिश बोले तो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बोले तो जिसका परिणामी सदिश एक हो। हमने क्या बोला? परिणामी सदिश एक हो। अब सोचना मेरे भाई कि अगर कोई आई वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू एक होगा, जे वेक्टर है तो रिजल्टेंट वैल्यू एक होगा, के वेक्टर है तो रिजल्टेंट वैल्यू एक होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि अगर मेरा पेड कोर्स में जुटना चाहते हैं तो पेड कोर्स में ज्वाइन होने के लिए सर आपको डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से SK साइंस क्लासेस ऐप, जहाँ पे सर एक मेरा बैच आया हुआ जिस बैच का नाम है विजेता बैच, जहां पे आपको मिलेगा BOD प्लस लाइव बैच, ठीक है। यानी यहाँ पे अभी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रहा है ज़्यादा करके, ठीक है, अभी लाइव नहीं चल रहा है, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस चल रहा है। लेकिन सर इतना बेहतरीन तरीका से हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, PDF नोट सेट प्रैक्टिस सब कुछ देंगे मेरे भाई, जिसका प्राइस मात्र 399 रुपये, ठीक है। और आप यही क्लास से अंदाज लगा लो कि सर कितना बेहतरीन क्लास हम देने वाले होंगे, क्योंकि मेरा सीधा मकसद रहता है कि आपको गुमराह नहीं करना है, आपको अपने मंजिल तक पहुँचाना है। क्योंकि आपको हम 3 महीना में गुमराह करके हम करोड़पति नहीं बन जाएंगे मेरे भाई। आपको 3 महीना में, मेरा पूरा मकसद रहता है कि आपको 3 महीना में सिलेक्शन दिलाना है, ठीक है। तो जिन लोगों को हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए SK साइंस क्लासेस ऐप को और ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोर्स को, ठीक है। जो लोग खुद से पेफोन और पेटीएम नहीं चलाते हैं तो आप अपने भाई से, चचा से, किसी से भी अगर आप कोर्स में जुटना चाहते हैं तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 72 वाले नंबर, आपको इसी नंबर पे 399 रुपया पेमेंट कर देना है और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और उतना ही नहीं, जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा ना तो आपको रजिस्टर करते समय आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड, तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड दोनों उसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है और 10 मिनट के अंदर में इधर से ओके का मैसेज आएगा और आपको कोर्स में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है सर। चलो आओ मेरे भाई, क्योंकि SK साइंस क्लासेस 1 साल 1.5 साल में आप लोग ने इतना प्यार दिया मेरे भाई कि जो इंसान मतलब कभी सोचा भी नहीं होगा यूट्यूब के बारे में, आप लोग ने इतना प्यार दिया, तो सर आपको गुमराह मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। आओ, क्योंकि सर देखो आजकल YouTube पे इतना ज़्यादा फेक होने लगा है ना कि बच्चों का भरोसा YouTube पर से अब उठता जा रहा है, ठीक है। लेकिन सर मैं भरोसा आपको उठने नहीं दूंगा। इतना बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस, इतनी अच्छी अच्छी कंटेंट के साथ मैं आपको YouTube पे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलो आना, अब हमको पढ़ना सदिशों का योग। देखो मेन यही है, हमें मेन यही है, इसी से न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, यहीं से न्यूमेरिकल की शुरुआत हो गई, सदिशों का योग,
ठीक है। यहीं से न्यूमेरिकल की क्रांति की शुरुआत हो गई। देखो तो उसमें मीठा होगा, दोनों उसको खाते हैं। मीठा भी होगा उसको। आइए सर, देखो मेरे भाई, जब आवाज चली जाती है ना मेरे भाई, तो लगता है ना मेरे को ना कि आवाज इतना कम है तो फिर मेरे को खुद नहीं मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है। इसलिए सर देखो, आपके पास आवाज को बुलंद रखने के लिए मैं अपने खुद को ना कुछ कर लेता हूँ, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं है। बट मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बात को समझिए कि आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो आपको अपने भविष्य के लिए कुछ तो करनी चाहिए ना। हाँ, आओ, कहता है सदिशों का योग मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखना, जब आपसे बोलेगा सदिशों का योग मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर, ये देखो कहता है कि ये सदिशों का योग ज्ञात करने के लिए, सदिशों का योग ज्ञात करने के लिए दो नियम प्रयोग में लाए जाते हैं। जब सदिशों का योग आप ज्ञात कीजिएगा तो आपको दो नियम प्रयोग में लाना होगा। हमने क्या बोला कि जब आप सदिशों का योग ज्ञात कीजिएगा तो आपको दो नियम प्रयोग में लाना होगा, ठीक है। आना, सदिशों का योग जो होता है सर वो दो नियम से ज्ञात किया जाता है। पहला नियम त्रिभुज का नियम। आओ, त्रिभुज का नियम क्या कहता है, इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। आओ, त्रिभुज का नियम है ना, देखो कहता है क्या सर कि त्रिभुज का नियम कहता है जब दो सदिशों का किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किए जाए। हमें क्या बोला है कि जब दो सदिशों का किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किए जाए, उनका योग उस त्रिभुज का विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा से निरूपित किया होता है, निरूपित होता है। परिभाषा ना बुझे लो गुरु परिभाषा हमको खुद नहीं बुझाया कि वो क्या क्या बोल रहा है, लेकिन हमने समझ गया आओ इधर आओ। मैंने बोला ना, देखो यहां पे मान लो कि हमारा क्या है, वेक्टर है, ये हमारा जीरो है, ये वाला हमारा ए वेक्टर है, ठीक है। हमारा ये ए वेक्टर है। अब समझना मेरी बातों को, ठीक है। यहां से इस प्रकार से गया, ठीक है, इस प्रकार से गया, ओ से ए के पास गया, ठीक है। आ जाना, यहां पे आया, इस प्रकार से आया, देखो यहां से शुरू हुआ, यहां पे आया। अब क्या हुआ मेरे भाई, अब ये यहां से इधर चला गया, ठीक है। अब सोचना, ये हमारा जो है, ये हमारा बी वेक्टर हो गया। कौन वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब सोचना मेरे भाई, यहां पे इसको आप कह दो बी, ठीक है, इसको बी कह दो ना। अब देखो हमें यहां पे समझना, ए से बी, ओ से ए गया ए वेक्टर, ओ ए से बी गया बी वेक्टर, लेकिन कभी भी वेक्टर का जो क्राइटेरिया होती है, इस बात को समझना। देखो यहां पे देखना, यहां से शुरू हुआ, यहां पे अंत हुआ, जहां पे ये वाला एरो रहेगा ना, यहीं से दूसरा शुरू होगा, फिर यहां पे खत्म होगा, ठीक है। अब देखना, ये ज्वाइंट वेक्टर का रूल होता है। अब रिजल्टेंट वेक्टर का क्या रूल होता है कि यहां पे इंड हुआ तो ऐसन का एरो ऐसन के एरो के साथ, और इनिशियल को इनिशियल के साथ, मतलब ये हो गया रिजल्टेंट वैल्यू। नहीं, मेरी बात को समझा, ये रिजल्टेंट वैल्यू का ये वाला एरो है। सॉरी मेरे भाई, पढ़ाने में डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है। आओ, हमने क्या बोला आपको, यहाँ पे थोड़ी सी गौर करना। अब देखो ये वाला यहाँ से यहाँ ए वेक्टर है, यहाँ से यहाँ बी वेक्टर है। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर देखो ये होगा। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ये देखो होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? यानी कहने का सेंस है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। यहां तक समझने में कोई परेशानी, इस बात को समझने में कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ दिक्कत ऐतराज है तो बता दो मेरे भाई। सभी को समझ में आया रिजल्टेंट वेक्टर? जैसे मैं आपके सामने कुछ लेता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, हम देखो यहां से गया, ये हमारा ए वेक्टर हो गया,
ये हमारा ए वेक्टर हो गया, देखो अब यहाँ से ये ऐसे हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर देखो ये होगा, यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया, ये हमारा वी वेक्टर है। अब देखो ये वाला हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, तो यहाँ पे समझ लो कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस इक्वल टू कितना, सी वेक्टर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आना थोड़ा सा मेरे तरफ। ओ ए वेक्टर, यहाँ से यहाँ ओ ए वेक्टर प्लस यहाँ से यहाँ क्या है सर, इसको बी है ना, इसको बी बोले थे, ये हमारा ओ वी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे समझना, जब भी वेक्टर एडिशन के केस में इट रहेगा, जब भी वेक्टर एडिशन के केस में रहेगा मेरे भाई, तो ये और ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। हमने क्या बोला कि जब भी वेक्टर एडिशन के केस में रहेगा तो ये वाला और ये वाला क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा, इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, तो देखो ये वाला इक्वल, तो इसका डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा हमारा ए वी वेक्टर। देखो यहाँ से यहाँ, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा ओ ए वेक्टर, क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या है, ओ बी वेक्टर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये वाला आपको देखो यहाँ से ये वाला ऐसे कर लेना, ये ओ से भी देखो इसको इससे मिला देना, यानी क्या हो जाएगा हमारा, ये ओ बी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं अपने भाषा में, है आ जाना। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है आपको, हमने बोला है सर ये आपको ओ बी फैक्टर, हमने आपको क्या बोला, ये वाला। सपोजेड मान लो कि आपका फिगर कुछ इस प्रकार से है, यहाँ से देखो ऐसे आया, ये वाला ऐसे है, ये वाला हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। अब कितने लोग इसका रिजल्टेंट वेक्टर बता देगा, कितने लोग इसका रिजल्टेंट वैल्यू बता देगा मेरे भाई। अगर आप रिजल्टेंट वैल्यू इसमें अगर बता रहे हैं तो दुनिया में सबसे बड़ा पगला आप हैं। अगर आप इसका रिजल्टेंट वैल्यू बता रहे हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा पगला आप हैं। कहिएगा ये मास्टर इतना घटिया शब्द तू यूज करवा, हाँ ना पढ़े हम तो लतिये वो करवो हम, हाँ सर जी, क्योंकि तो हमको पता ना रहे कि तुम लोग मम्मी पापा का कितना पैसा खाए हो। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात को, अब यहाँ पे समझना, हमने आपको क्या बोला है कि हमने आपको बोला है सर जी कि यहाँ पे देखो ये वाला एरो देखो, ऐसन का एरो जो है सर यहाँ से शुरू करता है, देखो ऐसा इसका एरो, ये वाला इसका एरो खत्म हुआ, यहाँ से इसका शुरू हुआ, देखो इसका यहाँ खत्म हुआ है ना, इसका यहाँ से देखो, यहाँ से ये शुरू हुआ, ये भी यहाँ से शुरू हुआ, ये भी यहाँ से शुरू हुआ, दोनों यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो ये वाला दोनों मैच नहीं करना चाहिए, ये कभी भी ऐड नहीं हो सकता, ये ऐसे ऐड होगा, ये यहाँ से यहाँ ऐसे गया, फिर ये देखो ऐसे जाता, अब फिर यहाँ से यहाँ, अब फिर ये वाला मिलेगा, रिजल्टेंट में ये वाला मिलेगा। ठीक है, समझ गया मेरे बात को। अब जरा आप पकड़ के बताना कि रिजल्टेंट वैल्यू क्या है, जरा आप पकड़ के बताओ तो। हाँ, ये वाला हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा आओ, ये देखो हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है। ठीक है, जरा इसका एरो करके बता देना मेरे भाई। चलो सभी कोई कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, आओ इधर आ जाना। देखो सर तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, लाइव चैटिंग में भी करते हो तो हम तो ये तो प्रीमियर क्लास है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आ देखना इधर, हमने क्या बोला, रिजल्टेंट कैसे पकड़ना है। तो यहाँ से इनिशियल टू इनिशियल, जैसे यहाँ से हमने ये लाइन को शुरू किया तो ये वाला एरो इनिशियल को इंडिकेट करता है, ये वाला फाइनल को इंडिकेट करता है, तो इनिशियल टू इनिशियल, फाइनल टू फाइनल, इसका मतलब ये वाला रिजल्टेंट हो गया, यानी सी का वेक्टर इक्वल टू ए का वेक्टर अब प्लस बी का वेक्टर आ जाना। अब देखो यहाँ पे देखना, ये वाला फाइनल टू फाइनल, इनिशियल टू इनिशियल, इसका मतलब ए वाला जो वेक्टर ए है वो रिजल्टेंट हो गया, ये वाला हमारा सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया, आ जाना। अब देखो इसका देखना,
इसको देख लो, इनिशियल ये वाला फाइनल कभी भी सेट हो रहा है नहीं, ये वाला फाइनल इसका ये इनिशियल है कभी सेट होगा नहीं, इसका मतलब इसका पॉसिबल एडिशन ऑफ वेक्टर नहीं है ट्रायंगल में। ठीक है, तो मेरा मकसद देखो क्या था सर, मेरा ये मुद्दा था। ठीक है, तो हमारा एडिशन का रूल हमारा ये होता है। ठीक है, चलो ट्रायंगल में हमारा एडिशन का रूल ये होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या अगर है मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलो हम लोग अब आते हैं जो सबसे मेन चीज है सर, ये है, इससे तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपको रहेगा। हमने आपको पहले ही बोला है कि उतना अच्छे से पढ़ा देंगे मेरे भाई कि आपको कहीं प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, चलो सर आ जाना। अब यहाँ पे देखना समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज के नियम में हम लोग कैसे एडिशन करते हैं, समांतर चतुर्भुज के नियम में हम लोग कैसे एडिशन करते हैं, इस बात को समझना। हो ला ला ला, हो ला ला ला। चलो यहाँ से देखो सर, इस प्रकार से जा रहा है ये वेक्टर। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे है। ठीक है, आ जाना मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये हमारा ओ है। ठीक है, क्या हमारा है, ये ओ है। ठीक है, आओ इसको आप ए वेक्टर बोल दीजिए, इसको आप बी वेक्टर बोल दीजिए। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज कहता है यदि दो सदिशों ए और बी, समांतर चतुर्भुज की दो असमान भुजाएं, दो आसनन भुजाओं की तरह प्रयुक्त करते हैं, मतलब भुजाओं की तरह प्रयुक्त करते हैं। देखो ए और बी है, अब देखना, अब ऐसे देखना मेरे भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस प्रकार से इसको हम यहाँ से इंडिकेट करते हैं, आओ ऐसे इसको हम बना देंगे। अब इसको आप यहाँ से देखना, इसको जरा आप यहाँ से देखना, यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, अब ऐसे समझना, अब ऐसे समझना तुम देखो इधर, ये वाला वी वेक्टर, इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, वी वेक्टर। ठीक है, ये वाला ए वेक्टर तो ये भी ए वेक्टर, लेकिन यहाँ से यहाँ कोण जो बनाएगा वो हमारा अल्फा बनाएगा। ठीक है, और ये पूरा के साथ जो कोण बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा के साथ जो कोण बनाएगा वो थीटा बनाएगा, और यहाँ हाफ तक जो कोण बनाएगा वो अल्फा बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब देखना ये वाला जो लैंडमा है ये हमारा है रिजल्टेंट वैल्यू, यहाँ से यहाँ ये वाला जो लाइन है वो हमारा क्या है, रिजल्टेंट वैल्यू आर। ठीक है, आ जाना, ये हमारा ए वेक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए वेक्टर, क्या है, ए वेक्टर। ठीक है, ये हमारा वी वेक्टर है। अब आना, अगर ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है ये वाला, तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू होता है रूट अंडर ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, इसके लिखो ना डायरेक्ट, ए वेक्टर लिखो ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यही हमारा रिजल्टेंट वैल्यू निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई कष्ट, दिक्कत है तो बता दो। ठीक है, अब देखना मेरे भाई कि समांतर, इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल है हमने लेकर के आया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में वेक्टर निकालने का तरीका जो होता है वो आर बराबर, ये रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ जो रिजल्टेंट होता है वो आर बराबर, इसको सिद्ध नहीं करेंगे, सिद्ध करने का क्या फायदा, वो 11th के टीचर आपको सिद्ध कर देंगे। आर बराबर होता है रूट अंडर ए का स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, जहां पे ये पूरा थीटा है। ठीक है, ये पूरा थीटा है, इसी में होता है tan अल्फा, ये वाला tan अल्फा, देखो ये tan अल्फा, ये वाला अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू होता है b साइन थीटा। क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू होता है b साइन थीटा प्लस a प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, हमने क्या बोला, a प्लस b कॉस थीटा। ये दोनों फार्मूला को क्या कर लेना, याद कर लेना मेरे भाई। ठीक है, बस यही दो फार्मूला का यूज कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, आना, हमने क्या बोला है कि जब रिजल्टेंट वैल्यू निकालना होगा समांतर चतुर्भुज के नियम में, किसके नियम में, समांतर चतुर्भुज के नियम में, तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू होता है रूट अंडर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब ये tan अल्फा वाला देखना होगा, तो tan अल्फा इक्वल टू होता है b साइन थीटा बट्टा a प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, जहां पे ये a वेक्टर है, सॉरी ए वेक्टर है, यहाँ अल्फा है, आ जाना, ए वेक्टर है ये वाला, बी वेक्टर ये वाला, ये वाला हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसे नोट कर लीजिए।
ठीक है, इसे क्या कर लीजिए, आप जरा नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक और नियम पढ़ाऊंगा, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के जाऊंगा। ठीक है, एक छोटा सा नियम और है, मैं उसे देख लेता हूं। ठीक है, चलो आ जाना। हो समांतर चतुर्भुज के नियम दोबारा आ गया क्या? हाँ 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 हाँ, छोड़ो रहने दो, ये आना, इसको हम लोग पढ़ेंगे सर, यही मेन मेरा है। ठीक है, यही क्या हमारा मेन है सर। इस दोनों नियम को पढ़ लो, हमने जो जो नियम पढ़ाया आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, चलो आ जाना सर। देखो, कहता है सदिशों का वियोजन, एनालिसिस ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का क्या वियोजन। अब यहां पे आना मेरी तरफ, कहता है क्या, यदि एक्स वाई तल में एक सदिश ए इस तरह है कि एक्स एक्स के धनात्मक दिशा के साथ इसका कोण थीटा, ठीक है, दिशा के साथ इसका कोण थीटा दिशा नियोजित करता है, चित्रानुसार करते हैं। देखो चित्रानुसार दिखाना है, देखो कुछ नहीं करना है, मैं आपको दिखा देता हूं, सॉरी ऐसे दिखाना था। आओ, ये हमारा देखो बाई है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है, आ जाना, ये हमारा एक्स है, यहाँ पे देखिएगा ये हमारा जीरो है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जीरो है। आप जरा सोचिएगा, इसको हमारा दिल करेगा तो इसको ऐसे मिला देंगे। आ जाओ, यहाँ से यहाँ हमारा ए वेक्टर है, इसको हमारा दिल करेगा तो इसको इससे मिला देंगे, और यहाँ से हमारा कोण बोला थीटा। देखो बोला क्या है कि ए इस तरह है कि एक्स एक्सिस, मतलब ए जो है वो एक्स एक्सिस और बी वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस, और इसके साथ कोण क्या बनाता है, थीटा बनाता है। ठीक है, ऐसे केस में, ऐसे केस में इसमें हमको जो फॉर्मूला याद करना है, यहां से यहां देखो, इसको ए बोल दो। ठीक है, ए डैश बोल दो, इसको आप बी डैश बोल दो। ठीक है, तो यहां से यहां जो हमारा ये ओ ए डैश होगा, यहां से यहां ये हमारा जो ये ओ ए डैश होगा पूरा, वो होगा हमारा ए कॉस थीटा। क्या होगा, ए कॉस थीटा। क्या होगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, यहां से यहां हमारा जो बी होगा, ये ओ बी डैश होगा, वो हमारा होगा बी साइन थीटा। ये मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसका यूज कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखो यहां से यहाँ ये ओ से ए, सॉरी ओ से ए डैश, तो हमारा होगा ए कॉस थीटा, ये वाला ए का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, ये बल है एक तरह से। ठीक है, आ जाना, ओ से बी डैश, इसका जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, ओ से बी डैश का होगा बी साइन थीटा। यहां तक सबको क्लियर, सभी को यहां तक समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। क्योंकि सर देखो, जब तक थ्योरी क्लियर नहीं रहेगा ना, तब तक कभी भी रिजल्ट क्लियर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आ जाना। अब मैं आपको लेकर के आता हूं सवाल की दुनिया में सर। ठीक है, चलो देखो, एक छोटा सा सवाल है, पहला सवाल है, इसको जरा आप मुंह से ही आंसर कर दो। ठीक है, चलो ये छोटा सवाल है, बस आपका हम टेस्ट लेने के लिए सवाल डाले हैं। ठीक है, लेकिन इतना इजी सवाल आपके एग्जाम में बड़ा उम्मीद आने का कम चांस है। ठीक है, चलो एक नंबर सवाल है, देखना। हो ला ला ला, देखो एक नंबर क्या कहता है, कहता है निम्न राशियों में से कौन सी सदिश राशियां नहीं हैं। कहता है निम्न राशियों में से कौन सी सदिश राशियां नहीं हैं। सदिश राशियां नहीं है, इसका मतलब वो अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां की क्राइटेरिया होती है कि जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है सर, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे पकड़ लेना, हमने क्या बोला, जिसमें वा या बा लगा हो, जिसमें वा या बा लगा हो वो सदिश होगा। जिसमें वा या बा लगा रहेगा वो हमारा क्या होगा, सदिश होगा। आना, इसमें वा लगा हुआ है, इसका मतलब ये सदिश है, ये सदिश है, ये क्या है, ये हमारा सदिश है। ठीक है, आ जाना, इसमें वा लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा सदिश है। आ जाना, इसमें वा लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा सदिश है, और जिसमें वा नहीं लगा रहेगा वो हमारा अदिश होगा। हमसे ही पूछा कि कौन सदिश नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सदिश नहीं है। देखो कितना काम किया ये ट्रिक, तो हमसे कांटेक्ट करो ना रे, सब कुछ सिखा देंगे बकलूला। आ इधर, अगला 2 नंबर सवाल क्या कहता है सर, एकदम हल्का सवाल है, इसके बाद फिर सवाल में थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। ठीक है, आओ, कहता है क्या सर कि सदिश राशियां होती है, तो सदिश राशियां वो होती है जिसमें वा या बा लगा हो मतलब जिसका दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो दूरी में वा नहीं है, इसका मतलब ये अदिश राशि है। ठीक है, ये हमारा सदिश राशि है क्योंकि इसमें वा है। देखो ये हमारा अदिश राशि है। ठीक है, ये हमारा क्या अदिश है, ए भी हमारा क्या अदिश है, क्योंकि ये आधा वा है। ठीक है, हमसे पूछा सदिश तो हमारा वेग होगा। ठीक है, चलो आ जाना। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, पता है क्या, बताइए देते हैं,
आओ ये सवाल को जरा देखो तो सर जी प्यार हो जाएगा। आओ दैया आओ न रे, इधर देखो। एक बात बताऊं, आपको पीडीएफ तो चाहिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको जाना है और टेलीग्राम पे आपको सर्च कर लेना है संदीप कुमार। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सर्च करना, जिसका प्यारा सा नाम है संदीप कुमार। यह आप सभी का क्या है? भाई है मेरे भाई, ठीक है। हाँ ना, संदीप कुमार सर्च कीजिएगा, मेरा आईडी खुल जाएगा। उसमें 10,000 से अधिक लोग ज्वाइन होंगे। वही आईडी को ज्वाइन करना, क्योंकि मेरे नाम से फेक आईडी भी बहुत सारा बना हुआ, ठीक है। तो वही आईडी को ज्वाइन करना जिसमें 10,000 से अधिक लोग होंगे, ठीक है। अगर इतना सर्च करने के बाद नहीं आएगा तो आप सर्च कर लीजिएगा @संदीप। ये मेरा यूजर नेम है टेलीग्राम का, @संदीप7295 मेरा आईडी खुल जाएगा। इसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आ जाना। अगर आपका दिल टूटा, दिमाग टूटा, झटका है, हमसे मिलना चाहते हो तो मेरा इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना मेरे भाई, कर लेना ना फॉलो मेरे भाई। इंस्टा पे हमारा मुलाकात होगा, ठीक है। करोगे तब ना, शादी करेंगे तो पता चलेगा इंस्टा पे। आओ इंस्टा पे जाना और सर्च करना संदीप-184240। ओह संदीप कुमार तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। चलो वहाँ पे भी कुछ कुछ नोटिफिकेशन देते रहते हैं। चलो सर आ जाना, अगले अगले की तरफ आना, क्योंकि इंस्टा पे ना हम आपको भी देखेंगे। यहाँ पे यूट्यूब पे सिर्फ तुम हमको देखेगा, इंस्टा पे हम तुमको भी देखेंगे, ठीक है। तब ना पता चलेगा तुम्हारा चक्कर कहाँ कहाँ चलता है। चलो सर आ जाना। कहता है क्या सर कि यदि दो बल जिनमें से प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है। अच्छा 3 नंबर कहता है दो बल जिनमें से प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है। मान लो पहला बल ए है जिसका मान है 3 न्यूटन, दूसरा बल बी है जिसका मान है 3 न्यूटन। क्योंकि हमको सवाल बोला है कि दो बल जिनमें से प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है, दो बल जिनमें से दोनों का मान 3-3 न्यूटन है, इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन है। दो बल है जिनमें से प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है, और ये दोनों बल इस प्रकार से किसी वस्तु पे बल लगाता है कि इसका रिजल्टेंट वैल्यू भी कितना आता है? 3 न्यूटन आता है। इसका रिजल्टेंट वैल्यू भी कितना आता है? 3 न्यूटन आता है। तो हमसे पूछा दोनों बलों के बीच का कोण होगा कितना? दोनों बलों के बीच का कोण होगा, मतलब कोण बोले तो थीटा। जब तक मेरे भाई सवाल में आप ये नहीं पता कीजिएगा कि एक्चुअली सवाल में दिया हुआ क्या है और हमें निकालना क्या है, तो कभी भी सवाल आपसे नहीं बनेगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि एक्चुअली सवाल में दिया हुआ क्या है और हमको निकालना क्या है, ठीक है। आओ हमने आपको एक ऐसा फार्मूला बताया जिसमें ए बी और आर और थीटा का संबंध हो। हमने बताया मेरे भाई रिजल्टेंट फैक्टर इक्वल टू रूट अंडर ए फैक्टर का स्क्वायर प्लस बी फैक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कितने लोगों को याद था? दित्तो याद नहीं था ना, उतता पिछवाड़ा ठेक देंगे, पिछवाड़ा छेक देंगे, छेक देंगे। दिखता है ना रे। आओ इधर आना। रिजल्टेंट वैल्यू कितना है? 3 न्यूटन है। इसको 3 न्यूटन कर दो। अच्छा छोड़ो ना, यहाँ पे ये रूट में है ना, इसको इधर स्क्वायर में ले लाओ तो हो जाएगा आर स्क्वायर। आना आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब प्लस कितना? बी स्क्वायर। अब प्लस कितना? 2ab cos थीटा। नहीं समझा? ये रूट में है ना तो इन्हें स्क्वायर में ले लाएं। हमारा आर का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए का मान 3 है 3 का स्क्वायर, बी का मान 3 है 3 का स्क्वायर, 2 गुने ए का मान 3 और बी का मान 3 और cos थीटा निकालना है। आओ ऐसे देखो, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18। अब प्लस कितना? 3 3 9 9 दूनी 18। अब इंटू कितना हो जाएगा? cos थीटा। इसको इधर लाना मेरे भाई, तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 18। अब बराबर इधर कितना हो जाएगा? 18 cos थीटा, ठीक है। आ जाना। देखो ये दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा? ये दोनों को घटाएंगे तो -9 आएगा, ये दोनों को घटाएंगे तो -9 आएगा, इक्वल टू यहाँ पे देखो इक्वल टू आपको कितना है? 18 cos थीटा है, ठीक है। ये 18 गुना में है, नीचे आएगा भागा में, यानी -9/18 बराबर कितना हो जाएगा? cos थीटा। इसको इससे काटेंगे सर तो ये कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा, यानी -1/2 बराबर हो जाएगा cos थीटा। मेरे भाई ये -1/2 जो है ना वो cos
120 का मान है। ठीक है, इस बात को याद कर लेना कि cos 120 डिग्री का जो मान होता है वो -1/2 होता है। cos 120 का जो मान होता है वो -1/2 होता है। तो ये जो है वो 120 का मान है, यानी कितना हो जाएगा, इसके जगह, इस पूरा के जगह हम लोग लिख देंगे cos 120 डिग्री बराबर कितना, cos थीटा। cos से cos गला खोपचे में, तो 120 डिग्री बराबर आ गया थीटा। यानी हमसे यही पूछा था थीटा बता दो, तो थीटा कितना हो गया, 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। सबको समझ में आया, सबको प्यार हुआ। कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला लगा देना है, आंख मूंद करके बस ये फार्मूला को सिर्फ सॉल्यूशन कर देना है। ठीक है सर, इसको नोट कर लो, हम झुक जाते हैं। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर 4 की तरफ। सर देखो 4 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है यदि दो बल सदिशों का परिणामी 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है, वे परस्पर लंबवत लगे हैं, तो उनके परिणामी बल का परिमाण होगा। सवाल समझा? नहीं समझा होगा सवाल। ये सवाल बहुत कम लोग समझे होंगे। जो लोग समझ गए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नॉर्मल वाला कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइव चैट वाला में भी कर सकते हो, ऐसे नॉर्मल वाला में भी जाके कर देना। ठीक है, जो इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं सर, तो वो कमेंट जरूर करना, जो अभी देख रहे हैं वो भी कमेंट कर देना। ठीक है, आना सवाल कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि यदि दो बल सदिशों के परिमाण 6 और 8 न्यूटन है। अच्छा देखो सर, दो बल है, मान लो पहला बल ए है जिसका परिणाम 6 न्यूटन है, दूसरा बल बी है जिसका परिणाम 8 न्यूटन है। ठीक है, अब सोचना, और वे परस्पर लंबवत लगे हैं, ये 6 न्यूटन और 8 न्यूटन इस प्रकार से लगे हैं। मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब सोचो, ये आपका 6 न्यूटन है, ये आपका 8 न्यूटन है, और दोनों एक दूसरे का परस्पर लंबवत है। इसका मतलब यहाँ पे कोण का मान हो जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री। परस्पर लंबवत बोला, जैसे परस्पर लंबवत बोलेगा इसका मतलब एकदम खड़ा है, और खड़ा मतलब उसका 90 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, जब भी सवाल में बात कर देगा लंबवत का, तो थीटा का मान 90 ले लेना। ठीक है, अच्छा ऐसे केस में हमारा थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। हमसे पूछा क्या है, परिणामी बल का परिमाण क्या होगा, यानी हमसे पूछा आर बराबर हमसे क्या होता है, आर बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब यहां पे सुनना मेरे भाई, अब जरा सुनना, ये आर बराबर ए स्क्वायर, यहां पे देखो ए का मान कितना है, ए का मान 6 न्यूटन है, तो कर दो 6 का स्क्वायर, प्लस बी का मान कितना है 8 न्यूटन है, तो 8 का स्क्वायर, प्लस 2 गुने ए का मान 6 और बी का मान 8, अब कितना cos थीटा। इधर आ जाना सर जी, इसको क्या कर देना, आर बराबर 6 का स्क्वायर कितना 36, 8 का स्क्वायर कितना 64, अब प्लस देखो इधर 8 6 48, 48 गुने 2, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 है कितना 9, यानी कितना हो जाएगा 48 दूना 96, यानी हो जाएगा 96 cos थीटा। अब इधर आ जाना, अच्छा थीटा का मान तो हमको 90 है, रुक जाओ, इसको सोल्यूशन करने से क्या कोई फायदा है। देखो यहाँ पे थीटा का मान 90 रखो, यहाँ पे थीटा का मान 90 रखो, यहाँ पे हमको थीटा दिया हुआ है 90, यहाँ पे थीटा की जगह 90 रखो। अच्छा cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। cos 90 का मान 0, इसका मतलब इसका मान 0, और ये 0 से गुना करेंगे इसमें तो वो भी 0, मतलब ये पूरे 0, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 100 का मान कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। सबको समझ में आया, ऑप्शन नंबर आपका सी। सबको समझ में आया, सबको प्यार हुआ, सबको मोहब्बत हुआ। अगर हुआ तो एक बार शेयर करके बता दो सर जी, अगर हुआ तो एक बार लाइक करके बता दो सर जी। इतने कंटाप सवाल लेकर के आते हैं, और तुम लोग शेयर नहीं करोगे तो दिल छोटे ना होगा। आहा, चलो आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ लेकर के। सर देखो, जो लोग कहता था संदीप कुमार का लेवल थोड़ा सा नहीं रहता है, मेरे भाई मेरा लेवल तब पता चलेगा जब तुम पूरा वीडियो को देखोगे, तब लेवल पता चलेगा। लेवल तो मेरा इतना रहता है कि अच्छा मास्टर का खोपड़िया ढील हो जाएगा। ठीक है, देखोगे तब ना, आपके सामने तोप ला के धर देंगे, अब पता चलेगा कि छोड़ने ही भी नहीं करता, तो तोप लाने से की फायदा। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या पता है क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि संदीप कुमार का लेवल ही नहीं रहता है। सर देखो क्वेश्चन का लेवल, हाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि संदीप कुमार के क्वेश्चन में लेवल ही नहीं रहता है। हमारा लेवल कब पता चलेगा, जब आप पूरा वीडियो को देखेंगे तब पता चलेगा।
ऐसा नहीं कि 10 मिनट वीडियो को देखे और हमारा जज आप कर लिए। मेरे भाई मेरा सवाल का तो लेवल इतना हाई होता है, इतना बेहतरीन लेवल होता है, वो कब आपको पता चलेगा, जब आप पूरा वीडियो को देखिएगा तब पता चलेगा। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को करवाते हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस क्वेश्चन को कराते हैं। ऐसा नहीं कि एक के बार पूरा तोहफे ला के आपके सामने रख दिए, अब पता चलेगा कि तोहफा चलाने भी नहीं करता है। तो इससे बढ़िया कि सिक्सरे ना चलाएंगे रे। हाँ, मेरा क्वेश्चन में अच्छा मास्टर का खोपड़ी उलट जाएगा। ठीक है, चलो आओ। तो आज के बाद अगर जो लोग मेरा क्वेश्चन के लेवल पे अगर चर्चा करेंगे ना, तो इनको ये वीडियो उनके पास भेज देना। ठीक है, चलो आइएगा सर। भाई किसी भी इंसान का जजमेंट आप 1 मिनट में नहीं कर सकते हैं, 10 मिनट में नहीं कर सकते हैं। अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। मेरा पढ़ाने का तरीका होता है कि सर कोई भी चीज़ को पढ़ाएंगे तो लेवल बाय लेवल पढ़ाएंगे ना। सीढ़ी पे हमको चढ़ना होगा तो सबसे पहले सीढ़ी पे चढ़ेंगे ना, कि एक के बार ऊपरे चल जाएंगे उड़ करके, नहीं ना सर। तो पता चलेगा तुम्हारे भी ऊपर ऊपर चल गया, और जब सवाल तुम्हारे ऊपर ऊपर चल जाएगा तो तू कहेगा कि बड़ा हाई लेवल का सवाल था। नहीं मेरे भाई, समझाने का तरीका होनी चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो कहता है क्या सवाल, थोड़ी सी गौर करना कि एक हवाई जहाज उत्तर पश्चिम दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ रहा है। अब क्या बोला सर, देखो एक हवाई जहाज उत्तर पश्चिम की दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ रहा है तथा वायु 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर पूर्व की दिशा में उड़ रहा है। वह रही है, जहाज की वास्तविक गति क्या होगी। देखो जहाज की हमको वास्तविक गति पूछा तो कुछ नहीं करना है, ए का मान कर देना, ए वेक्टर का मान 80 ले लेना, बी वेक्टर का मान आपको 60 ले लेना, हमें रिजल्टेंट वेक्टर बता देना। ठीक है, हमें बोला है जहाज जब भी उड़ती है मेरे भाई तो जहाज ऐसे उड़ती है। ठीक है, देखो यहां से इसको मान लो 60 है, ये मान लो 80 है, तो यहां पे जो कोण बनाएगा वो कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। क्यों? क्योंकि जहाज ऐसे नहीं होता है उड़ता है, जहाज डायरेक्ट सीधा रहता है, जमीन के सीधे होते हैं। ठीक है, आ जाना। तो ये 90 हो गया। ऐसे केस में थीटा का मान 90 हो गया। हमने आपको क्या बोला कि रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू होता है √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस आपका 2ab cos थीटा। ठीक है, आ जाना। यहाँ पे देखना r हमें निकालना है रिजल्टेंट वैल्यू, a का स्क्वायर मतलब इसको कर दो, हमारा a कितना है 80 है, जो भी हो 60 या 80 जो लो ना, यहाँ पे हमने a को 80 ले लिया, तो कर दो 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुने a का मान 80 है, आ जाना, b का मान 60 है इंटू थीटा का मान 90 है, तो हो जाएगा cos 90। आप जरा बता दो कि cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान 0 होता है। ये cos 90 का मान 0 होता है, इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया। तो ओनली फॉर सॉरी, अब ये r स्क्वायर हमने क्यों दिया, ये r स्क्वायर हमने क्यों दिया, आ जाना। अब यहाँ पे देखना, तो अब ये r बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर ये 80 का स्क्वायर अब प्लस कितना है, ये 60 का स्क्वायर। आओ एक अजूबा चीज आपको मैं बताने वाला हूं, जब भी आपको r बराबर ये √अंडर में आपका है यहाँ पे 80 का स्क्वायर और प्लस ये आपका है 60 का स्क्वायर, जब भी आपको ऐसा दिखाई दे तो आपको लगेगा कि 80 का स्क्वायर करना तो बहुत डिफिकल्ट है, 60 का स्क्वायर करना तो बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे केस में दोनों में एक एक जीरो है, इसका मतलब दोनों से 10 निकाल लो बाहर और अंदर कर दो ओनली फॉर 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ठीक है, जब भी आपके सामने ऐसा चीज आएगा तो आपको यही काम करना है। ठीक है, आ जाना, एक एक जीरो निकालेंगे, इसका मतलब 10 निकालेंगे। r बराबर ये 10 इंटू ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, यानी ये r बराबर होगा 10 गुने इसको जोड़ेंगे तो ये आपको √100 होगा, यानी r का मान हो जाएगा 10 इंटू ये √100 का मान क्या हो जाएगा, √100 का मान 10 हो जाएगा, यानी 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। देखो कहीं 100 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है मेरे भाई, जरा बता दो ना, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो ना। अगर आप में हिम्मत है तो लगा दो ना जोर, काहे का टेंशन लेते हो ले। चलो आइएगा सर, सवाल नंबर अगले की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल आपके नाम, मेरे नाम नहीं, ये सवाल आपके नाम। क्यों देखो सर, मैं पढ़ाता हूँ तो बड़ा जुनून में पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ेबो तो नहीं पढ़ेबो, हाँ ये मेरा कंडीशन है सर जी, पढ़ाएंगे तो खूब कस के पढ़ाएंगे, ना पढ़ाएंगे नहीं पढ़ेंगे। हाँ पता नहीं मेरे अंदर ये क्या कमी है। हाँ मेरे को लगता है सर कि आपकी आंख में धूली झोंकने से फायदा है कि हम ही चुपचाप बैठ जाते हैं। क्योंकि तुम मेरे बारे में जजमेंट नहीं ना कर पाओगे, नहीं पढ़ाएंगे तो तू सोचेगा डायरेक्ट कि मास्टर में बदल गया, और तुमको खराब पढ़ा देंगे, नहीं सवाल आएगा आपके एग्जाम में तो तू कहेगा मास्टर हमारा आंख में खाली धूली झोंक दिया। ठीक है, इसलिए सर
पढ़ाऊंगा, सारे सिलेबस पढ़ाऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो आ जाना बस। अब की बार सर मेरे ऊपर भरोसा पिछले बार ने जिस प्रकार से सब किया है इसी प्रकार से अब की बार भरोसा कीजिए। आपके भाई दिए होंगे मेरे पास से एग्ज़ाम, तो पिछले बार मेरे पास बच्चे बहुत कम थे, अब की बार भी तो सर बच्चे हो ही जाएंगे, पूरे दम कंप्लीट हो जाएगा। हाँ आ जाओ। कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि सर हम लगातार पॉलिटेक्निक एग्जाम होने के बाद हम छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ाना बंद कर देते हैं, ठीक है। लगभग आपको फिर जब 10th का एग्जाम होता है तब हम पढ़ाना चालू करते हैं। आ जाओ। कहता है क्या सर कि एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूरब में, रुक जाओ पहले एक सेकेंड, इसको देखो तो, अभी 17 हो रहने दो। आ जाओ यहां पे देखना, हमने क्या बोला कि एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण से उत्तर पूरब में 20 मीटर चलता है। देखो यहां पे देखना, मान लो ये ओ है, ठीक है, यहां से इधर चलता है 20 मीटर, ठीक है। तो पूरब की ओर उसने कितनी दूरी तय की, यहां से यहां कितना चलता है, देखो इसको मान लो ये ए का मान हो गया, इसको ए डैश कह दो, इसके साथ जो कोण बनाता है यहाँ पे, इसके साथ जो ये कोण बनाता है वो 60 डिग्री कोण बनाता है। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि ये थीटा होगा ये एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, ये एक्स के अलोंग होगा। जब ये एक्स के अलोंग होगा तो आपको हमने पढ़ाया था कि ओ डैश ए बराबर होता है ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। हमने क्या पढ़ाया था, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ठीक है। हमने क्या पढ़ाया, ए कॉस थीटा पढ़ाया था, ठीक है। आ जाना। अब देखो यहाँ से यहाँ ये ओ ए हमको बताना है, ये ओ ए का डैश बराबर, क्योंकि हमसे यही पूछा है, दूरी पूछा है। आ जाना, ये ए का मान कितना हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, इसको 20 कर दो इंटू कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, इसको कर दो कॉस 60 डिग्री। आ जाना, ये हो जाएगा 20 गुने कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। इसको काट देंगे सर तो ये 10 बार में कट जाएगा, यानी कहने का सेंस है 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर सर आपको इधर दिया होता 20 तो हमारा इसको बी डैश कहा देते, इसको हम लोग बी बोलते हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है ओ बी डैश बराबर, ओ बी डैश बराबर बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ठीक है। हमने दोनों फॉर्मूला आपको भी तुरंत हमने पढ़ाया है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, समस्या है तो बता दो मेरे भाई। चलो ये सवाल कितने लोग बनाएगा, मेरे को तो लगता है कि ये सवाल आपको बनाना नहीं चाहिए। सवाल बड़ा हटिए नहीं, सवाल बड़ा अच्छा है, ठीक है। चलो ये सवाल में लगा दो जोर, कितने लोग जोर लगाएंगे, थोड़ा सा जल्दी से जल्दी जोर लगा दो मेरे भाई। सवाल आपके नाम है, सवाल मेरे नाम नहीं है, ठीक है। सवाल आपके नाम है। देखो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, इसको 20 होगा तो ख़त्म कर देना। देखो तो, हाँ सर, तो अब यहाँ पे सोचना थोड़ी सी रहने दो ना आप। अब इधर आइएगा सर, थोड़ा सा आप देखिएगा, पूरा मत देखिएगा, पूरा देखिएगा प्यार हो जाएगा। कहता है कि 300 न्यूटन बल के दो समान विधित बल जो कि परस्पर 60 डिग्री पर है, अच्छा परस्पर 60 डिग्री पर 60 डिग्री पर है का मान होगा क्या। सवाल क्या बोला पता है आपको? नहीं पता है। देखो क्या बोला, हमें बोला 300 न्यूटन बल के दो समान विधित बल, यानी कहने का सेंस है कि रिजल्टेंट बल जो है वो 300 न्यूटन है। दो समान बल मतलब पहला F1 दूसरा F2 दोनों बराबर है, जो कि 60 डिग्री के कोण पे है। इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, हमसे पूछा है विधित बल। अब यहां पे समझना जरा, आप क्या करेंगे इसको थोड़ी सी गौर करना। हो ला ला ला, हो ला ला ला, ए हो ला ला ला। आना जरा इधर, हमें फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे सोचना मेरे भाई, अब इसको क्या सोचेंगे, यहाँ पे गौर करना। यहाँ पे आर का मान कितना है 300 है, कितना है 300 है, बराबर रूट अंडर ए का स्क्वायर, यानी कहने का सेंस है कि F1 का स्क्वायर, इसको बोलो ना ये F1 है, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2, 2F1 इंटू कितना F2। आ जाना 2F1 इंटू F2, अच्छा दोनों तो बराबरे है ना रे, दोनों तो बराबरे है, F1 F2 का बराबर है,
काहे को टेंशन लेना, इसको डायरेक्ट कर दो एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, ठीक है, आ जाना प्लस 2 इंटू ए और बी, तो दोनों देखो ये वाला पहला ए मान लो इसको बी बोल दो, और दोनों का दोनों बराबर है एफ का, तो हो जाएगा एफ एफ इंटू एफ, एफ इंटू एफ, एफ इंटू एफ, ठीक है, इंटू कितना है कॉस 60 डिग्री, थीटा का मान 60 है। अब देखना यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे होगा कि यहाँ पे 300 है इक्वल टू ये हो गया 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, देखो इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये cos 60 का मान होता है 1/2, ये भी हमारा हो गया 2f स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा मेरे भाई, ये 300 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2f स्क्वायर प्लस इससे ये कटेगा तो ओनली फॉर ये f स्क्वायर बचेगा, ये 300 बराबर ये हो जाएगा 3f स्क्वायर रूट में आ जाना, ये स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो 300 बराबर ये 3 पे रूट रहेगा लेकिन f रूट से बाहर निकल जाएगा, आ जाना इसको इधर लाएंगे तो ये 300 बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा कितना √3 बट्टा में √3 बराबर कितना हो जाएगा f। आप जरा सोचिएगा सर कि ये 300 को लिख सकते हैं 100 गुने 3, अब बट्टा में कितना √3 बराबर कितना f, ये 3 को लिख सकते हैं 100 गुने √3 गुने √3, अब बट्टा में √3 बराबर f, इससे ये गला खोपचे में सर यहाँ पे बच गया 100√3 बराबर कितना f। कितने लोगों को समझ में आ गया कितने लोगों को समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अरे कितने लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया, नहीं समझा, देखो क्या समझना था, देखो क्या समझना था, ये जो हमें दो बल जो है ना वो F1 और F2 है, दोनों बराबर है एक दूसरे का, रिजल्टेंट वैल्यू 300 है, बस रख देना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला कहता है यदि दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश है तो उनके अंतर परिणाम क्या होगा। देखो सर उनके अंतर का परिणाम जो होगा वो √3 होगा, ठीक है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। यदि दो एकांक सदिशों का योग परिणामी सदिश है तो अंतर का परिणाम क्या होगा। देखो मान लो पहला एकांक सदिश ए है, ए वेक्टर का जो परिणाम होगा 1 होगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि एकांक सदिश ए होता है, 1 होता है, ठीक है। आना ये बी है, बी का एकांक सदिश कितना होगा 1 होगा, रिजल्टेंट वैल्यू का भी एकांक सदिश कितना होगा 1 होगा बस कहानी खत्म है, मैटर यही से सुलझ हो जाता है, ठीक है। आ जाना अब क्या करेंगे सर, ये आर स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। कितना लोगों को इस समझ में नहीं आया होगा कि मास्टर यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, पहले रूट करता था। अरे भाई इसी को ना स्क्वायर के बदले में रूट भेजते थे। आ जाना अब देखो इसका वैल्यू 1, क्योंकि सभी तीनों का 1 1 होगा, क्योंकि एकांक सदिश है। एकांक सदिश का रिजल्टेंट वैल्यू 1 होता, चाहे ए बी सी चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आ जाना तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर गुने 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। इसको करेंगे 1 बराबर 1 का 1 कितना हो गया 2 प्लस में कितना 2 कॉस थीटा। आ जाना इसको इधर लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि ये +1, इसको इधर लाएंगे तो -2, तो 1 + -2 बराबर -1, ये कितना हो गया 2 कॉस थीटा। इसको इधर भेज देंगे तो -1/2 बराबर कॉस थीटा। अच्छा 1/-2 कॉस कितना का मान होता है, तो ये जो होता है मेरे भाई ये होता है कॉस 120 डिग्री का मान बराबर कॉस थीटा। कॉस से कॉस गला थीटा, तो 120 डिग्री बराबर क्या हो गया थीटा। टेंशन काहे को लेना है, टेंशन काहे के लेना है। अब इसको पाई में बता दो, तो अब देखो पाई का मान 180 होता है, 180 में 2 से गुना कर दो, 180 में 2 से गुना कर दो 360, इसको 3 से भाग दे दो, 300 भाग दे देंगे तो आ जाना। इसको हम लोग पाई के टाइप में लिख सकते हैं 2π/3 बराबर कितना थीटा, यानी थीटा का मान कितना आ गया 2π/3, 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 2π/3। अब आपको क्या करना, यही थीटा का मान आपको इस फार्मूला में रख देना है। कौन फार्मूला है पता है, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब ये थीटा की जगह आपको ये वाला रख देना है, ठीक है, यानी 120 डिग्री। ये थीटा की जगह आपको 120 रख देना है, इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है सर। आ जाना जहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, ये वाला जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो √अंडर कितना आएगा 3 आएगा। कैसे कहो कैसे, इसका मान 1, इसका मान 1, ठीक है, इसका मान 1 नहीं समझा रे,
देखो हमें थीटा का मान कितना आ गया, 120 आ गया ना। हमने फिर बोला रिजल्टेंट आर बराबर पी का स्क्वायर, यानी पी का मान 1 हो जाएगा क्योंकि एकांक सदिश है, इसका भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखना 2ab कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, -1/2, तो 1/2 डायरेक्ट रखना, 1 रखना, यानी आर बराबर हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो आ जाना अगला, कहता है दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है तो उनके बीच का कोण क्या होगा। जब दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य होगा तो बीच का कोण 180 होगा। ठीक है, परिणाम शून्य होगा तो बीच का कोण 180 होगा। ठीक है, अगले की तरफ आना। अगला कहता है कि यदि वस्तु की ऊपर की ओर फेंकी जाती है, मान लो कि वस्तु यहाँ है, जमीन है, ये जमीन से वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका, ये स्टोन यहाँ पे आ गया, वस्तु यहाँ गया, तक जाकर पुनः फेंकने वाले स्थान पर वापस आ जाते हैं। ये वस्तु को हमने यहाँ से फेंका, यहाँ आया, फिर ये वस्तु पुनः जहाँ से हमने फेंका वहीं आ गया, तो वस्तु का परिणामी विस्थापन क्या होगा। जहाँ से हमने फेंका, यहाँ से हमने फेंका, यहाँ गया, फिर वापस यहीं आ गया, इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। जैसे ये सर्कल है, हम यहाँ पे ग्राउंड में हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, 1 राउंड लगाया, फिर यहीं आ गया, विस्थापन 0 हो गया। तो इसी प्रकार से नन ऑफ दीज होगा, यानी 0 आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो इसी के साथ सर हमने पूरा वेक्टर खत्म कर दिया। ठीक है, आप जरा बता देना सर कि क्लास आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो शेयर करना बनता है, सभी दोस्तों को बताना बनता है। बाकी आप सबसे मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाकी तुम लोग से बस यही रिक्वेस्ट है सर कि खूब प्यार करना, आपके लिए मैं खूब मेहनत करूँगा। थैंक यू, लव यू।